आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है। इस बजट की सबसे बड़ी खबर यही है कि टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किया गया है। नए टैक्स रिजीम को अब डिफॉल्ट रिजीम बनाने की ओर यह सरकार जा रही है। 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% का टैक्स, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% का टैक्स, 15 लाख से अधिक की आय पर अब 30% का नया टैक्स देना होगा। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। नई टैक्स रिजीम में भी एक तरह से बदलाव का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5% का जो नया टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% का टैक्स। तो बजट की ब्रेकिंग सबसे बड़ी जो आम आदमी को प्रभावित करती है, अगले इस साल के लिए जो आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उस पर तो पुराने प्रावधान लागू रहेंगे, लेकिन अगले साल के लिए ये जो नया प्रपोजल है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना। अब सरकार को लगता है कि जो नया टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट रिजीम बनाने का वक्त आ गया है और इसीलिए कमोबेश पुरानी टैक्सेशन रिजीम की तरह ही इस बार भी आम आदमी को बड़ी राहत, मिडिल क्लास को बड़ी राहत, मध्यम वर्ग को जो राहत दी गई है करीब 15,000 रुपए की सालाना राहत मिल पाएगी। वित्त मंत्री का यह कहना है। ये जो फोकस है बजट का, इंटरिम बजट से ही लेते हुए गरीब, युवा, किसान और महिला, ये 4 जो बड़ी जातियां जिसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस नए साल का 2024-25 का जो बजट है वो अब संसद में पेश किया गया है। और सबसे बड़ा फोकस इस बजट का नजर आता है रोजगार का सृजन। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें 9 सूत्रीय रोड मैप की घोषणा की है वित्त मंत्री ने और बड़ा ऐलान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इस वक्त हम देखें तो अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखाई दिया है। 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स जो इंटरिम बजट में ऐलान किया गया था उसको बरकरार रखा गया है। साथ में अगर आप ग्रांटी नेट को जोड़ दें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाता है। खासतौर पर पूर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। देश के पूर्वी राज्यों को बजट का या फिर कहें विकसित भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अब सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो फोकस है वो पूर्व के राज्यों पर नजर आएगा। और ये जो पूर्व के राज्य हैं उनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। खासतौर पर यह भी कहा जा सकता है कि कोalition पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। खासतौर पर विकास भी विरासत भी, इसी की तर्ज पर जो विकास की नई धारा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही कि नया टैक्स स्लैब वो प्रपोज किया है वित्त मंत्री ने। साल 2024-25 के लिए 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख रुपए के बीच में 5% का नया टैक्स स्लैब लगाया गया। 7 से 10 लाख रुपए के बीच में 10% का, 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 15% का, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का। तो ये जो फोकस है खासतौर पर रोजगार के सृजन पर, उसमें प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन योजना के तहत 5 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। आपको याद होगा कि अभी तक हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पर विचार किया करते थे, चर्चा किया करते थे। अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जिसकी मांग लगातार की जा रही थी उसकी घोषणा वित्त मंत्री ने कर दी है और हम लगातार बजट ब्रेकिंग आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देश के विकास पर 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस साल खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है। और बजट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो वित्तीय अनुशासन पर एक बड़ा फोकस नजर आता है। वित्तीय अनुशासन की बात करें तो जो आंकड़ा सभी के जहन में सबसे पहले आता है वो है वित्तीय घाटे का आंकड़ा और इस पर घरेलू और विदेशी निवेशकों की निगाहें रहती हैं। वित्तीय घाटे की अगर हम बात करें तो जीडीपी के वो 4.9% जो कि बहुत ही इंप्रेसिव कहा जा सकता है। लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए वित्तीय अनुशासन पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने इस साल के लिए 4.9% के
बजट घाटे का लक्ष्य रखा है, वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है, जो कि वित्तीय अनुशासन को इस बड़ी ही प्राथमिकता देता है। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं अजय मिश्र और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हम बता रहे थे, लगातार बजट को लेकर इस पूरी तरह से अगर देखेंगे तो अजय बार बार जो है टैक्स रिजीम की बात कर रहे थे कि आम आदमी की नज़र टैक्स पर ही होती है। ये कितना सफिशिएंट है, कितना पर्याप्त है, ये तो अभी थोड़ी देर में जैसे जैसे लगातार लोगों के जो है रिएक्शंस आएंगे तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि एक कोशिश तो जरूर की है सरकार ने, लेकिन जैसा कहा कि फिजिकल डेफिसिट जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने का सरकार की कोशिश थी और उसमें बहुत हद तक सरकार कामयाब भी रही है। लेकिन एक बड़ी बात जो कुल मिलाकर देखते हैं अजय, इस पूरे बजट में कृषि पर और युवाओं पर, इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। ये दो ऐसे विषय थे जिस पर लगातार सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करता था। हालांकि विपक्ष की कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर देखेंगे तो फिर कृषि पर और युवाओं पर इस बजट का बहुत खास फोकस है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उससे भी बड़ा फोकस अशोक जी मैं आपको बताऊं कि जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, रोजगार सृजन है, उसमें जो हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात लगातार इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही थी कि अगर आप नया रोजगार सृजन करते हैं तो उसमें सरकार किस तरह से मदद कर सकती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई है। एक सैलरी सरकार अपनी तरफ से देगी 15,000 रुपए तक की, और इसको कई सारे इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये जो नई योजना है उसका खुलासा हो, लेकिन 5 नई योजनाएं प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत आज ऐलान किया गया। और पहला फोकस अगर हम कहें तो रोजगार और कौशल विकास पर स्पष्ट तौर पर नजर आता है वित्त मंत्री का। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा बजट, जैसा कि हम बता रहे हैं, 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। और सबसे ज्यादा खर्च जो नजर आता है अशोक जी, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर। तो अगर आप इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11,11,111 करोड़ रुपए में अगर आप ग्रांट्स एंड एड्स को जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 15 लाख करोड़ रुपए। यानी ये स्थायी विकास के साथ साथ फिस्कल जो प्रूडेंस है, जो कि वित्तीय अनुशासन में नजर आता है, उस पर जो फोकस है वो काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सरकार का शुरू से ही फोकस जो अगर देखें, सरकार का फोकस पूरी तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है और वो साफ तौर पर इस बजट में भी दिख रहा है। लेकिन अजय, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। अब मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन पैनल है इस वक्त देश का। मैं आपसे परिचय करा दूं, वेद जैन साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत फॉर्चुनेट है सर, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके बगल में अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो सुबह से ही लगातार इस बजट की जो समीक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। और सचिन चतुर्वेदी साहब, अर्थशास्त्री और DGRIS फॉर डेवलपिंग नेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो मुझे लगता है आज इकोनॉमी को थोड़ा सा एक कदम पीछे रखते हैं, टैक्स को सबसे आगे रखते हैं। वेद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या इसके पीछे का आपको इसके पीछे की जो इसके पीछे का दर्शन क्या नजर आता है आपको, जो नया टैक्स स्लैब नई रिजीम में वित्त मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है? देखिए, आज वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की और आपने देखा कि उनका फोकस बहुत डेवलपमेंट पे रहा। और फिर वो पहले इन्होंने इंडायरेक्ट टैक्स को लिया और उसमें कहा कि वो GST में उसका सुधार चल रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्सेस पर आई तो उन्होंने बात छोटे कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टोटल इनकम टैक्स को रिवैम्प करने की बातें की। उन्होंने कहा कि हम नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर आने वाले हैं, जो सरल होगा, सिंप्लीफाइड होगा, लिटिगेशन को कम करेगा, सर्टेनिटी बढ़ाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारी TDS के बारे में, कैपिटल गेन के बारे में बहुत सारी छूट दी। और सिंप्लीफिकेशन करने में उन्होंने विवाद से विश्वास 2024 को भी लेकर आई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पीरियड हम रीओपनिंग का करते हैं उसको भी बहुत ड्रास्टिकली 10 साल से 5 साल कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। मुझे लगता है बहुत लिटिगेशन मदद मिलेगी। लेकिन आपका सवाल अजय जो है वो मेनली ये है कि टैक्स स्लैब में हमें क्या मिला। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि ओल्ड रजीम में उन्होंने कहा है कि वो ओल्ड रजीम को प्रमोट नहीं करती, बिकॉज वो टैक्स एग्जेम्पशन लेस सिस्टम में जाना चाहती हैं। उनका ये मानना है कि मैं करदाता को छूट दूंगी कि वो ये डिसीजन ले कि उसे क्या करना है, खर्चा करना है या निवेश करना है। तो इसलिए उन्होंने ओल्ड रजीम को कोई प्रमोट नहीं किया, छेड़ा नहीं उन्होंने। और उन्होंने आंकड़े भी शेयर किए कि कितने % लोगों ने आज की डेट में 2/3 लोगों ने न्यू रजीम में ऑप्ट कर दिया है इसके बारे में। लेकिन जो एक लोगों को उम्मीद होती है कि मध्यम वर्ग को कि भाई टैक्स में बहुत सारी छूट मिलेगी, तो उन्होंने 2 छूट मध्यम वर्ग के लिए दी। एक सैलरीड क्लास टैक्स पेयर के लिए दी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मिलती थी वो 75,000 रुपये तक पहुंच गई। और दूसरी उन्होंने टैक्स के स्लेब में 3 से 6 5%, 6 से 9 10% होता था, और 9 से 12 जो 15% था, उसको चेंज करके उन्होंने 3 से 7 कर दिया। 3 से 7 तक 5% का रहेगा और 7 से 10 तक का
10% रहेगा और 10 से 12 में 15%, लेकिन 12 के बाद वो स्लैब वही होगा। तो साधारणतः मैं देखूं तो लगभग 17,500 रुपये का लगभग टैक्स में एक छूट मिलने की उम्मीद आ गई है, जो एक अच्छी लगता है। क्योंकि इस समय जो आज की डेट में मैं अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कोई कम नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट करें आज की डेट में लगभग $10,000 के करीब बनती है, जो विश्व में विकसित देशों में भी लगभग इतनी ही होती है। तो उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक जो अभी देखता तो मैं क्या, अगर कैपिटल मार्केट के एंगल से देखें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता था लिस्टेड सिक्योरिटी पे, जो 10% टैक्स था उसको बढ़ा के उन्होंने सिंप्लीफिकेशन में सभी को वो 12.5% में लेकर आ गई है। तो लेकिन सर, टैक्स आपको लगता है कि ये जो नई टैक्स रिजीम है अब डिफॉल्ट रिजीम बनने जा रही है, ऐसा वित्त मंत्री स्पष्ट तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, डिफॉल्ट रजीम तो ऑलरेडी है, और जिस तरह से अब नए स्लैब लाए हैं तो अब आज की डेट में करदाताओं को लिए मेरे ख्याल से नया रजीम के अलावा ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप निवेश भी करते हैं, एटीसी में 1.5 लाख का करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के 25,000 लेते हैं, और आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए भी लेते हैं, अगर इन सबको भी मिलाकर ले जाऊं तो फिर अल्टीमेटली आपकी इनकम जो थ्रेशोल्ड पे होगी 7 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी एग्जामिशन के बाद। अगर 7 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको न्यू रिजीम ही सूट करेगा। तो उनका जो वित्त मंत्री जी का जो बिल्कुल डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर है कि वो न्यू रिजीम के बारे में ही सोचनी है और सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचनी है। ओल्ड रिजीम के बारे में कोई कंसेशन नहीं है। कंसेशन नहीं है। अशोक जी, अब फिर मुझे लगता है कि जो उनके सहयोगी दल हैं और खासतौर पर जो पूर्वोदय योजना है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब शायद पूर्वी भारत को नया ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं वित्त मंत्री प्रधानमंत्री। और इसी संदर्भ में बिहार को देखें तो बिहार को जो है बड़ा पैकेज मिला है। बिहार हालांकि जो है एक स्पेशल पैकेज की बात करता था, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन बजट में इसके लिए पैकेज है। सचिन जी, बिहार और अगर बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसको लोग तो पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि इसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स भी है। नहीं, बिल्कुल सही है अशोक जी। अगर देखा जाए इस बजट के माध्यम से मुझे लगता है कि अगर हम जिस पूर्वोदय की बात लगातार प्रधानमंत्री करते रहे, जैसा आपने सही कहा, और इस बजट में उसके रिलेटेड प्रोविजंस भी देखेंगे। अगर आप देखें वैश्विक स्तर पर जिन देशों का विकास तेजी से हुआ है, जो विकासशील देशों की कैटेगरी में रहे हैं, वहाँ सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं, वो विकास के इंजन बने हैं। और वही हमने यूरोप में भी देखा है, जहाँ जहाँ शहरों का विकास हुआ है वहाँ विकास की गति तेजी से आगे बढ़ी है। और इस मामले में अगर नॉर्थ ईस्ट की हम चर्चा करें तो बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वही हम आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं। जिस बजटरी प्रोविजंस को आज रखा गया, और उसको मुझे लगता है एक वाइडर पर्सपेक्टिव में भी हमें देखना चाहिए, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और वो वित्त मंत्री का जोर है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी पे, और ये प्रोडक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी के माध्यम से, कृषि के क्षेत्र में एफिशिएंसी के माध्यम से, एमएसएमई के लिए, तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण है जहां ऐसे क्षेत्र या ऐसे उद्योग या ऐसे आर्थिक पहलू जहां हमने विकास की ज़्यादा संभावनाओं को नहीं तलाशा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बिहार एक ग्रोथ इंजन बने, आसाम एक ग्रोथ इंजन बने, वहाँ जो बाढ़ और उससे संबंधित समस्याओं को हम हर वर्ष झेल रहे हैं उनमें हम गिरावट लेकर के आए, लेकिन साथ में औद्योगिक विकास हो, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। बहुत वर्षों बाद आज बजट में ये शब्द सुनने को मिला, और वित्त मंत्री ने उसके संबंध में मुझे लगता है कि जो एक घोषणा करी कि वो एग्रीकल्चर के पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। 1991 का जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस हुआ, वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटी के मुताबिक जो धक्का हमने अपने R&D सिस्टम को दिया, वो आज तक हम उभर नहीं पाए उससे। और इसका मुझे लगता है कि एक पूरा खुलासा होना चाहिए, एक उसके ऊपर वाइट पेपर, और ये जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि उसको पूरे को हम रीअसेस करेंगे, न सिर्फ वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में बल्कि क्लाइमेट चेंज की हमारी प्रायोरिटीज के संदर्भ में। तो कृषि उस मामले में महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक पर भी सरकार का जोर है, इसमें इस बजट में साफ तौर पर दिख गया। ऑर्गेनिक किसान जो है बिल्कुल उसके लिए 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने की योजना है। 1 करोड़ किसानों को सामने बजट रखा गया है। और उसमें तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगता है वो अगर पूरे बजट को अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखें तो 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि मुझे लगता है कि एक व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें
न सिर्फ ग्रामीण विकास में बल्कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसा आपने ऑर्गेनिक का कहा, वित्त मंत्री ने क्लाइमेट चेंज का कृषि के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में कहा और उसकी एफिशिएंसी के बारे में कहा। तो तीनों दृष्टिकोण से क्लाइमेट चेंज और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं और इसलिए जो है इस दिशा में सरकार कितनी प्रतिबद्ध है वो साफ तौर पर दिखता है। और अगर कुल मिलाकर देखें तो बार बार हम कह रहे हैं कि कृषि को लेकर है और कृषि के लिए इतना बजट है, पर सवाल ये कि जो कुछ किसानों के लिए उसमें उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। मुझे लगता है किसानों तक ये योजना पहुंचे उसके लिए किसानों को समझ आना चाहिए कि हालांकि बहुत सारे किसान इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बड़ा ड्राइव सरकार को जिस तरह से सचिन सर ने कहा कि जो एग्रीकल्चर उसके संपूर्ण रिफॉर्म की बात वित्त मंत्री कर रहे हैं और जब वो कहते हैं कि सब्जी के उत्पादन में कोऑपरेटिव्स को लाया जाएगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, सब्जियों के सप्लाई चेन में उनको शामिल किया जाएगा, तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये नज़र आ रहा है कि सरकार को ये पता है कि जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस होते हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन पर प्रेशर पड़ता है, जो सीजनल इन्फ्लेशन पर प्रेशर पड़ता है, वो हर आम आदमी को प्रभावित करता है नेगेटिव तरीके से। और इसलिए ये कहा गया है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है खासतौर पर एग्रीकल्चर में उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे साथ अनिल कुमार जी भी हैं, उनसे हम वित्तीय अनुशासन पर जरूर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस बजट पर जो खास बातें हैं उस पर चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं बजट 2024। बजट हाईलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। डॉक्यूमेंट आ गया बजट के? कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगे तो आप हाँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, जरूर लगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बजट 2024 को संसद में पेश किया जा चुका है, 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस साल देश के विकास पर खर्च किए जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट और जो फोकस है, बड़ी बातें हैं, वो हम आपको बताते हैं कि बजट 2024 का सबसे बड़ा फोकस है क्या। विकास के लिए सरकार के 9 सूत्रीय रोड मैप की घोषणा की। आपको याद होगा कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि हम विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखेंगे और ये रोड मैप अब आ चुका है। खेती में उत्पादकता को बढ़ाना है, रोजगार की क्षमता का विकास करना है और समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर बढ़ावा देना है। यह स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने कहा। चौथा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे स्पष्ट तौर पर। शहरी विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि जो पीएम आवास योजना है अर्बन, उसकी भी शुरुआत की गई है। इनोवेशन पे, R&D और साथ ही साथ अगली पीढ़ी के जो सुधार हैं उस पर वित्त मंत्री का जोर है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले जो भी बजट होंगे इन्हीं 9 सूत्रों के आधार पर तय किए जाएंगे और ये जो रोड मैप है, विकास का रोड मैप है, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो रोड मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बजट में टैक्स को लेकर के जो बड़ा ऐलान किया गया, उसमें जो नई टैक्स रिजीम है उसको अब डिफॉल्ट रिजीम बनाने की ओर वित्त मंत्री का प्रस्ताव आगे जा रहा है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर भी काम लगातार जारी है, यानी सिंप्लीफिकेशन पर भी वित्त मंत्री का जोर बहुत ही स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो ये बड़े ऐलान टैक्स को लेकर के किए गए हैं और 6 महीने में इनकम टैक्स कानून की समीक्षा होगी। और जिस तरह से वैजयंत साहब बता रहे थे कि जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर इस देश में पेश हुआ,
अब डायरेक्ट टैक्स साइड में, क्योंकि हम बहुत पहले से डायरेक्ट टैक्स कोड की चर्चा सुनते आ रहे थे, लेकिन आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब हम नए डायरेक्ट टैक्स लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स विदेशी कंपनियों का 40% से घटा करके 30% कर दिया गया है। ये 35% है, माफ कीजिएगा, 35% कर दिया गया है, जिससे कि अट्रैक्ट किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। एंजल टैक्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है। यह बड़ा ऐलान जो कि स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से किया गया था, और खासतौर पर जो उद्योग मंत्रालय है वो भी ये कह रहा था कि एंजल टैक्स को बिना किसी देरी के खत्म किया जाना चाहिए, जिससे जो एम्बिग्विटी है इसको लेकर के उसको समाप्त किया जा सके। तो आज वित्त मंत्री ने बिल्कुल साफ गोई के साथ इसका ऐलान किया, किसी भी तरह का अब एंजल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को बढ़ा दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री चाहती हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग भी नए कारोबार जो निवेश कर रहे हैं वो थोड़ा सा संभल जाएं, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगाया गया है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। समझने वाली बात होगी। ई कॉमर्स पर टीडीएस और टीसीएस के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम आम आदमी के जो बड़े खर्चे हैं उस पर नजर रखें। मिसाल के तौर पर 10 लाख से ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो उस पर 1% का जो टीसीएस है वो काटा जाएगा। यानी अब सरकार की निगाह में जो आम आदमी के बड़े खर्चे हैं 10 लाख से, जो लग्जरी आप एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, उस पर सरकार की निगाह है, और ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, उस पर काफी इंपॉर्टेंट। बच्चों के लिए अब माता पिता एनपीएस वात्सल्य योजना चला सकते हैं, और उसको बाद में रेगुलर एनपीएस स्कीम के तौर पर आप उसको आपका एक तरह से उसको कर सकते हैं। लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का पहला रिएक्शन बजट पर इस वक्त आ रहा है, सीधे आपके पास। का प्रॉब्लम मत देखिए, बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधान संसदीय कार्य मंत्री को आपने सुना। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो पैकेज की घोषणा की गई है, पैकेज इसलिए क्योंकि बुनियादी ढांचे पर स्पष्ट तौर पर फोकस बिहार के लिए, कई सारे राजमार्ग के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए करीब करीब जहां तक मैं समझ पाया 47,000 करोड़ रुपए बिहार को मिले हैं। उसमें और भी कुछ एडिशन है, कुछ पॉइंट्स जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाए, एग्जैक्ट फिगर हम आपको बताएंगे। लेकिन नई राजधानी जो कि बनानी है आंध्र प्रदेश की, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और पूर्वोदय योजना जिसकी जो शुरुआत है वो अब की जाएगी, और एक बहुत बड़ी योजना है। आपको याद होगा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो पूर्व के राज्य हैं उनको नया ग्रोथ इंजन बनाने की बात अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने की थी, और प्रधानमंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि जब तक पूर्व के राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक आप देश को विकास के नए राह पर नहीं ले जा सकते। और इसलिए झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता स्पष्ट तौर पर इस बजट में दिखाई दी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 26,000 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज का ऐलान किया गया है। जाहिर तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों पर जो सरकार का फोकस है वो इस बजट पर भी आपको आता हुआ दिखाई दिया है, और आगे जाते हुए इस तरह के जो फोकस हैं वो राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि आप स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है, क्योंकि लगातार इन दोनों ही राज्यों से मांग चली आ रही थी। बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस, नए एयरपोर्ट बनाने के लिए, जो नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इसकी घोषणा की गई। बिहार में 41,400 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और यही मैं इन्हीं आंकड़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था आपके लिए। और जहां तक मुझे दिखाई दिया, करीब 47,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिहार में लगने वाले थे। लेकिन बाद में जो बाढ़ से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको भी अलग से पैसे प्रावधान देने की बात कही गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि ये जो फोकस है इस बजट का वो स्पष्ट तौर पर रोजगार सृजन पर दिखाई देता है, कौशल विकास पर दिखाई देता है, टैक्सेशन को लेकर के नए ऐलान जो किए गए हैं, नया टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाते हुए देश के विकास के लिए ये बजट क्या कुछ लेकर के आया है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव बने हुए हैं, और सबसे शानदार पैनल इस वक्त समीक्षा के लिए इस वक्त आपके स्टूडियो में नजर आ रहा है। और अनिल जी,
हम बात कर रहे थे वित्तीय अनुशासन की। सवाल आपसे वही, 4.9% फिस्कल डेफिसिट कितना बेहतरीन कहेंगे? सरकार की प्राथमिकता विकास तो रही है, लेकिन वो विकास कैसा हो, वो एक अनुशासन के तहत हो। 5.1 का वित्तीय घाटा इंटरिम बजट में दिखाया था, लेकिन ये सुखद आश्चर्य है कि आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने 4.9 उसको कर दिया और आगे के सालों के लिए भी रोड मैप बना दिया कि हम इसको ग्रेजुअली अगले साल 4.8 करके इसको ग्रेजुअली हम वित्तीय घाटे को कम करेंगे। अब वित्तीय घाटा कम करने से क्या होगा, जो महंगाई दर है उस पर काफी हद तक अंकुश लग पाएगा। आज जब पूरा विश्व महंगाई की मार से को झेल रहा है, भारत मेरे को लगता है कि हमारा देश एकमात्र विकल्प है, एक ऐसा देश है जिसने महंगाई को भी काबू में किया है और सबसे तेज गति से साल दर साल विकसित की ओर, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और जब आप विकसित भारत का बजट कहते हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आपको फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना, उसको जो है वो बहुत जरूरी वैसे भी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि विकास मैंने कहा एक तो इंक्लूसिव विकास के साथ वो एक ऐसा विकास हो कि महंगाई की जो मार है, महंगाई की मार से न केवल आम जनता भी ग्रसित होती है बल्कि उससे कहीं ना कहीं विकास की गति भी रुकती है। तो हमने विकास को और साथ में अपने अनुशासन को एक संतुलित करते हुए एक इस तरह का बजट है कि विकास को भी ये प्रमोट कर रहा है और साथ साथ ऐसा विकास जिसमें कि महंगाई पर काबू रख सके और आम आदमी को इस विकास का अधिक से अधिक फायदा मिल सके। प्रोफेसर अनिल कुमार, लेकिन वित्तीय घाटों को कम करने में सचिन सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, अगर मैं कह पाऊं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई से जो सर डिविडेंड मिला और हिस्टोरिक डिविडेंड मिला, खासतौर पर जो टैक्सेशन को लेकर के हमने टैक्स कलेक्शन में देखा 23% की बढ़ोतरी हुई, डायरेक्ट में 11% की बढ़ोतरी हुई, इनडायरेक्ट कलेक्शन में, इन सभी ने शायद वित्त मंत्री को एक कंफर्ट दिया कि वो 4.9 पर आज हैं और कह रहे हैं कि हम 4.5 और 4.1 की ओर जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अगर अजय जी देखें, लगातार प्रयास वित्त मंत्री के 2020 का अगर हम बजट देखें, 21 का देखें, 22 का देखें, लगातार वित्त मंत्री जिस फिस्कल प्रूडेंस की आप चर्चा कर रहे हैं उसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और बार बार उन्होंने इस बात को कहा भी है। हमने कोविड के समय में भी देखा कि हमारी वो प्रतिबद्धता कभी भी क्षीण नहीं हुई, हम उस दिशा में आगे बढ़े और अभी भी जो आज वित्त मंत्री ने कहा है और जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक जो एकीकृत विकास का जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए सारे सेक्टर्स को मिला करके, तो जो 9 पॉइंट की प्रायोरिटी आज उन्होंने रखी है अगले 5 वर्षों के लिए, मुझे लगता है वो एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, लेकिन इसमें चुनौतियां हैं 9.1 हाँ? बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियों का एक बड़ा चिट्ठा कल हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा। बिल्कुल। और वो वित्त मंत्री ने पेश करते समय कहा भी कि चुनौतियों के बावजूद हम विकास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। विजय साहब, लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है, हम लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो 5 जो इंसेंटिव्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की जो शुरुआत की गई है, वो भी शायद एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है इस बजट का। क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है कि रोजगार सृजन को लेकर के कंपनियों को अब शायद आगे आना होगा और निजी क्षेत्र इसमें शायद पहल करेगा सरकार के साथ मिलकर के? देखिए, वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं और एम्प्लॉयमेंट पे आप देखिए कि बहुत समय लगाया और उन्होंने बहुत सारा की एक्सप्लेनेशन दी है। और जो सबसे बढ़िया उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ यूथ की जो इंटर्नशिप के बारे में उन्होंने बातें की हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छी बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि जो इंटर्नशिप का जो पेमेंट है, जो वो दिया जाता, उसको जो ऑनरेरियम दिया जाता है वो सरकार देगी, लेकिन 10% ऑनरेरियम वो कंपनी देगी और ट्रेनिंग का खर्चा भी वो कंपनी बियर करेगी और वो CSR के अगेंस्ट एलिजिबल होगा। जी। तो ये स्किल डेवलपमेंट का भी एक अपना आप में तरीका और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बहुत बड़ा तरीका है। तो अगर आप देखिए, अगर फोकस देखें, जो 9 पॉइंट के एजेंडे थे, हर एजेंडे के साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है कि रोजगार को कैसे पैदा किया जाएगा, रोजगार को वर्किंग करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट करने की। जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 11,11,111 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करिए और सरकार उसकी क्या कहते हैं गैप फंडिंग वो करके देगी, जो उसकी वाइबल फंडिंग के लिए दे देगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा मेरे ख्याल कदम उठाया। इस बजट में अगर मैं देखूं, इकोनॉमिक विकसित भारत की तरफ जो दिशा निर्देश नज़र आ रहे हैं, तो वो एक नहीं, वो हर कदम पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें 9 एजेंडे के अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विसेज सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में भी उन्होंने ये कहा
कि उनकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के अलावा उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू एडिशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की है उनके बारे में। तो ये अपने आप में एक एजेंडा था कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा किए जाएंगे, ये एक मेन मुद्दा। लेकिन क्या जो अजय ने पूछा उसमें मेन एक थ्रस्ट जो है कि क्या इसमें अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में हम कुछ भी कहें सरकार में नौकरियां सीमित है, तो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका। प्राइवेट सेक्टर की जॉब क्रिएशन एक सिंपल है, डिमांड के ऊपर और उसकी एफिशिएंसी के ऊपर। मैं हमेशा मानता हूं कि जॉब क्रिएशन आर्टिफिशियली नहीं की जा सकती, जॉब क्रिएशन डिमांड से, इकोनॉमी से की जाती है। अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एनेबलर कर दिया है। इसमें जितनी स्कीमें अनाउंस की हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, बहुत सारी स्कीमें अनाउंस की है उन्होंने करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि न्यूक्लियर के अंदर भी हम प्राइवेट सेक्टर को लेकर आने की बातें करेंगे। तो जब प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो नेचुरली है कि रोजगार के अपना आप बढ़कर आएंगे। तो उसकी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्रिएशन की है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार जो जॉब क्रिएट करती है वो अपने लिए जो व्यवस्था उसके लिए क्रिएट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करेगी, आर्मी के लिए करेगी, सिविल के लिए करेगी, लेकिन जो सिविक सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा है जो इकोनॉमी की डिमांड के लिए वर्किंग करता है। तो उन्होंने वाटर रिसोर्सेज है और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत, हर चीज़ के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको हाथ हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। इसमें एक पक्ष और है मुझे लगता है अनिल जी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से सीधा युवाओं से जुड़े हुए, इसलिए शायद इस बात को, हमारे यहाँ डिग्री तो होती है लेकिन स्किल नहीं होता। और अब हम लोग एक मेंटेलिटी है कि डिग्री है तो हमको रोजगार मिलना चाहिए, जबकि डिग्री से रोजगार नहीं, स्किल से रोजगार, जब हम खास करके प्राइवेट सेक्टर को फोकस करते हैं। तो आपकी डिग्री जो है और स्किल के साथ मिलकर एक रोजगार आपको एक मिल सके, उस दिशा में लगता है कि एक बड़ी सोच दिखती है। देखिए, आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है कि शिक्षा में और शिक्षा और प्रशिक्षण में, स्किल जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को दूर करने के लिए सन 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लागू है और बाकी यूनिवर्सिटीज भी धीरे धीरे इसको लागू कर रही है। इस नई शिक्षा नीति में जोर केवल और केवल इस तरह की शिक्षा का है जो कि हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कर सके, जो उनको रियल लाइफ से अवगत करा सके। तो आज हम देखते हैं, आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है उसमें काफी जोर स्किलिंग के ऊपर है, और स्किलिंग के साथ रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक इंटर्नशिप, जो कि बहुत मुश्किल होती है इंटर्नशिप मिलना, लेकिन सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को आह्वान किया है कि आप हमारे युवाओं को इंटर्नशिप दीजिए, उसमें जो वित्तीय सहायता है वो सरकार आपको प्रदान करेगी, और साथ में CSR से जो भी ट्रेनिंग का खर्चा है वो हम उसके साथ उसको मीट आउट कर सकते हैं। मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा एक कदम है और इसके परिणाम भी दूरगामी होंगे, जिससे कि हमारा जो यूथ है पढ़ाई करने के बाद एक कहते हैं एम्प्लॉयबल हो पाएगा। तो मेरे को लगता है इस कदम से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का सृजन भी होगा। सचिन सर, ये जो कौशल विकास है शायद सबसे बड़ा फोकस इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अब कल हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि सरकार के साथ साथ जो एकेडमिया है और जो इंडस्ट्री है उसको एक साथ मिलकर के आना होगा। ये जो प्रधानमंत्री का नया पैकेज है जिसमें 5 सालों में उद्योग जगत के लिए 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा, और साथ ही साथ जो स्किल के लिए अब लोन मिलने की जो नई बात कही गई, नया मॉडल विकसित किया जाएगा जिस पर सरकार गारंटी भी देगी और सब्सिडी भी देगी। ये जो नया मॉडल है हमारे जो स्किल गैप्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए कितना बड़ा कदम होगा? अजय जी, इसके पहले अशोक जी का जो सवाल था, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण सवाल है, और जो आपने सामने रखा वो भी उसकी महत्ता को भी समझने के लिए हमें एक कदम पीछे लेना चाहिए और बजट की जो मूल भावना है उसको सामने लेके आना चाहिए। मेरे समझ से सरकार का बजट के माध्यम से एक बड़ा फंडामेंटल मैसेज हमारे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए है, और वो ये है कि समाज और सरकार की आपसी संबंध कैसे हों, और इसमें हम एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, स्किल, इन मुद्दों को अगर अलग अलग करके देखेंगे तो हम खो जाएंगे। बिल्कुल। उसका एक प्रयास जो है वो समाज को इनेबल करना है कि वो खुद अपने हाथ में विकास को ले सके, सरकार उसमें ड्राइवर ना हो। जो प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि सरकार कम समाज ज्यादा। तो ये आप आज कई पेजेस पे बजट की स्पीच के देख सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा हम रिव्यू करेंगे
लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी। जैसा वेद साहब आपने कहा कि न्यूक्लियर में हम प्राइवेट सेक्टर को लेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि SHGs, FPOs वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आ गए हैं। समाज के नवनिर्माण के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों की क्या भूमिका हो सकती है, उसी का अगर आप देखें उन स्टेट्स में जहां परफॉर्मेंस बेटर है उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगी। तो जो लोग डेवलपमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कई तरह के रास्ते सामने खोले गए हैं। आज उदाहरण चैरिटी को भी स्ट्रीमलाइन करने के आए कि चैरिटी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जिसमें हमने देखा कि यूएस में और कई जगह पे चैरिटी के स्ट्रीमलाइनिंग से समाज ने कई बड़े काम कर दिए, चाहे गेट्स फाउंडेशन है, चाहे तमाम ऐसे बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने। तो भारत के भी जो बिलियनियर्स आ रहे हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं कि वो समाज में अपनी भूमिका अदा करें। तो जो सवाल अजय जी आपने रखा कि स्किल्स के बारे में जो हम स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहे हैं, उसमें सरकार ने जो आज घोषणाएं करी पांचों, उसमें हमने इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की और उनकी सहभागिता हमारे स्किल्स को क्रिएट करने में। आज हालत ऐसी है कि 65% भारत की जो आबादी है वो 35 साल से कम की है, लेकिन उसमें 51.5% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। जैसा आपने कहा डिग्री है, स्किल नहीं। तो अब ये जो गैप है इसको कम करने के लिए इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप बढ़ानी पड़ेगी। शुरू के 1 महीने, फिर शुरू के 4 महीने, फिर 6,000 रुपए एडिशनली देने की, ऐसी 5 अलग अलग घोषणाएं आज हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जैसे CII का एक सर्वे लास्ट ईयर आया था कि साहब हम कैसे एम्प्लॉय करें, ये इंजीनियर्स तो एम्प्लॉयबल नहीं है। आज वित्त मंत्री ने जो रोड मैप सामने रखा है उससे ये भ्रम कुछ हद तक टूटेंगे और लोगों को इंसेंटिव मिलेगा ऐसे लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग करने का। के लिए भी विन विन सिचुएशन है, उसको भी वर्कफोर्स बेहतर मिल रहा है, उसको चूज करने का मौका मिलेगा, उसको ट्रेन करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों को वो लेंगे उसका कुछ हिस्सा सरकार भी लेने को तैयार है, कुछ हिस्सा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्लासीफाई हो सकेगा। तो उन लोगों को भी नए आयाम इससे जोड़ने के और यूथ को अपने साथ रखने के और आने वाले समय में उनको ट्रेन करने के मिलेंगे। और रोजगार को ही अगर हम आगे बढ़ाएं अशोक जी, तो जो MSME सेक्टर है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल इसमें आर्थिक समीक्षा में भी वकालत की गई कि MSME के लिए रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनके लिए जो नियमन है, जो रेगुलेशंस हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। MSME सेक्टर को प्रोफेसर अनिल कुमार, सरकार का जो बड़ा फोकस है, नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। मुद्रा योजना में जो तरुण कैटेगरी है, कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन MSME सेक्टर में होता है। ऐसे में क्रेडिट गारंटी को प्रोत्साहन देना और साथ ही साथ जो लोन स्कीम्स हैं उनके जरिए MSME को सपोर्ट करना, ये भी बजट का एक बड़ा फोकस दिख रहा है। हाँ, मेरे को लगता है इस बजट में जैसा कि उम्मीद थी MSME सेक्टर को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि MSME सेक्टर ऐसा है जो जिसमें रोजगार के काफ़ी अवसर होते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में MSME सेक्टर में तकरीबन 20 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसमें और भी रोजगार के अवसर हैं, पोटेंशियल्स हैं और एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो उसके लिए MSME को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एंसिलरी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, वो सब MSME यूनिट से ही आते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी MSME सेक्टर में आज भी, हालांकि सरकार ने काफ़ी कंप्लायंसेस पिछले 4-5 सालों में कम की है, लेकिन आज भी MSME सेक्टर में चाहे वो सरकारी केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो या लोकल गवर्नमेंट की हो, काफ़ी कंप्लायंसेस हैं और काफ़ी रेगुलेशंस हैं। उनके चलते हुए MSME सेक्टर को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इतना सुगम नहीं है अपना व्यवसाय चलाने के लिए। तो सरकार ने एक तो ये घोषणा की है। दूसरा, MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें कि ऋण की आवश्यकता होती रहती है, चाहे वो ऋण वर्किंग कैपिटल का, हमने कोविड के दिनों में देखा कि बिल्कुल गारंटी फ्री सरकार ने ऐलान किया और उसका अच्छा फल भी हमें मिला, लेकिन अब टर्म लोन के लिए पहली बार मेरे को लगता है कि MSME सेक्टर में टर्म लोन के लिए बिना किसी कोलाटरल के, बिना किसी गारंटी के सरकार ने आज घोषणा की है, माननीय वित्त मंत्री ने, कि हम MSME यूनिट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के लोन्स का
प्रोविजन करेंगे। और जब लोन की एप्लीकेशंस बैंक्स में या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाती है तो वो असेसमेंट करते हैं लोन की एप्लीकेशन का। और जो ट्रेडिशनल तरीका है असेसमेंट करने का वो यही है कि इनकी टर्नओवर कितनी है, प्रॉफिट कितना है। लेकिन पहली बार एक नई दिशा वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई लोन के असेसमेंट के लिए इस बजट में चिन्हित की है। मेरे को लगता है उसका बहुत अच्छा दूरगामी प्रभाव होगा। और तीसरी बात, काफी बार एमएसएमई में क्योंकि व्यापार है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब स्ट्रेस में होते हैं एमएसएमई सेक्टर, उस केस में कोई भी उनको वित्तीय सहायता नहीं देता है। तो इस बजट में पहली बार घोषणा की गई है कि जब एमएसएमई सेक्टर स्ट्रेस में होंगे तो जो बैंक लोन उनका चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, वो विड्रॉ नहीं होगा वो फैसिलिटी, जिससे कि वो स्ट्रेस का पीरियड खत्म करके और आगे सुगमता से काम चल सके। सिडबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार ने आज घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने कि सिडबी की अलग अलग ब्रांचें खोली जाएंगी और 24 नई ब्रांच, 24 नई ब्रांचें खोली जाएंगी और उसको आने वाले सालों में उसको और बढ़ावा और बढ़ाई जाएगी। 24 ब्रांच तो इसी साल और एक इसमें जैसे मैंने कहा एमएसएमई सेक्टर में काफी अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है। तो आज के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए उनको पीपीपी मोड में चालू किया जाएगा, जिससे कि सभी रेगुलेशन, सभी कंप्लायंसेस एक ही जगह पर ये आ जाए, एक खिड़की के ऊपर आ जाए। मेरे को लगता है कि उससे सुगमता होगी व्यापार करने में। तो कुल मिला के सरकार ने एमएसएमई सेक्टर क्योंकि रोजगार का सृजन करते हैं, जीडीपी में अच्छा इनका योगदान है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो इनको अच्छा बढ़ावा दिया है। वेदन साहब, शायद अब आप देख चुके होंगे डिटेल्स में कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये भी इस लिहाज से भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, खासतौर पर जो गोल्ड और सिल्वर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 9% घटाई गई है, इन सब का क्या असर पड़ेगा? क्या ये चीज़ें सस्ते होने जा रही हैं? देखिए, वित्त मंत्री जी ने इसके लिए अपना ऑब्जेक्टिव अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री और जो पार्ट्स हैं, इट हैज़ कम ऑफ एज, अपनी पाँव पे खड़ी हो गई है। तो आज की डेट में जो हमने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग को, क्या होता है जब हम ड्यूटी लगाते हैं तो दो तरीके से लगाते हैं, एक तो राजस्व लेना होता है और एक होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, तो आज की डेट में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने उसको ड्यूटी को घटा दिया है। और उसका कारण ये है कि अब हम इंडिया एफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब ये प्रोटेक्शन दी जाती है तो डबल एज उसका वो होता है, एक बेनिफिट भी, एक नुकसान भी होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इनएफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि अब इंडिया एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो उसको चिप बनाने के लिए और उसमें ईज़ करने के लिए उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन को चिप कर दिया और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री चिप हो जाएगी और हम वर्ष में, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हम और कम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसी तरह से गोल्ड के बारे में भी, तो गोल्ड के अंदर जो आइडिया बेसिकली था कि ये तो एक न्यूट्रल है और इसको कोशिश ये की थी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो हो रहा था उसको कम करने के लिए समय समय पर इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी। अब ये समझा गया कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं और उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, ये भी ध्यान रखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी बहुत यूज़ होती है, तो उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ती है, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने ध्यान रखा है। उसमें रिवर्स इनवर्ट ड्यूटी जिसे कहते हैं, उससे उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत ध्यान किए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब आप कस्टम ड्यूटी की अगर बातें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी आइटमों में कस्टम ड्यूटी कम की है। जी। आइडिया ये है कि वही जो मैं, अगर आप देखेंगे, एक बजट का थीम है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। एमएसएमई सेक्टर के लिए उन्होंने कितनी बातें घोषणाएं की हैं और उसको करने के लिए, तो वो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली बनाया गया है कि इंडिया को अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारा फोकस बजट पे। लेकिन इसमें आम आदमी के लिए क्या है? जैसा अजय ने पूछा, मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूं क्योंकि सबका बजट के बाद यही होता है, आम आदमी के। देखिए, आम आदमी की राहत दो तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, तो वित्त मंत्री जी ने उसके लिए घोषणाएं की हैं, जो पहले भी बजट के, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, गृह योजना के बारे में उन्होंने एलोकेशन की है, फंड के बारे में योजना की है। उन्होंने वो जो स्कीम, प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, उसको एक्सटेंड करने की जो बातें की हैं। दूसरा होता है एक आम आदमी को अनेबलर बनाने के लिए। अगर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका कहना यह है कि देखिए, जो जॉब की क्रिएशन, अब 1 करोड़ जो जॉब के बारे में ट्रेनिंग होगी,
जिन बच्चों की ट्रेनिंग होगी, अब उनको इंटर्नशिप के पैसे मिलेंगे, उसके बारे में जो आएगा। जो उन्होंने कहा है कि जॉब की जो हम क्रिएशन करेंगे, 80 लाख जॉब, 8 मिलियन जॉब पर ईयर के ग्रुप करने की है, वो आम आदमी का बेनिफिट आने वाला है आपको वर्किंग करने के बारे में। और आप ये पूछें कि भाई कोई चीज़ सस्ती कर दी आम आदमी के लिए, तो मैं कहूँगा क्योंकि वो जीएसटी के पास है, क्योंकि जो जरूरत की चीज़ें हैं वो इस बजट में जीएसटी में तो कम नहीं कर सकती, वो तो जीएसटी काउंसिल करेगी। उन्होंने जीएसटी में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है कि जो क्षेत्र, जो चीज़ें आज की डेट में जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, उसकी भी कोशिश की जाएगी कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी है। और जो दूसरी जो आपकी स्कीम है, अगर आम आदमी को, एक तो मैंने कहा टैक्स स्लैब में उन्होंने थोड़ी सी बेनिफिट दिया है, एक बेनिफिट और दे दिया है। एक 80 सीसीडी में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जाता है एनपीएस के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 14% तक का कंट्रीब्यूशन की छूट थी। प्राइवेट सेक्टर को 10% से ज़्यादा की छूट नहीं थी। 10% से सैलरी से ज़्यादा देते थे तो 4 पर बाकी पे टैक्स लगता था। अब उसको एट पार करके उन्होंने 80 सीसीडी में भी ये कह दिया है कि 14% तक अगर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी को नेशनल पेंशन स्कीम में देगा तो उस 14% पे टैक्स नहीं लगेगा, और उस 14% की पूरी एम्प्लॉयर को भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो भी एक आम आदमी को, मैं कहूँ अगर सैलरीड क्लास को बेनिफिट देखा जाए, अगर किसी को आज की डेट में 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है पर मंथ की, और 10% की जगह 4% जो बढ़ गया, तो 4,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो आएगा उसके पास, उससे टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी एक अपना में बड़ी छूट आएगी। चलिए वक्त एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि जो खेती किसानी या फिर कहें किसान कल्याण, कितना बड़ा फोकस है बजट में। कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। आइए उन प्रावधानों पर नजर डालते हैं जो बजट से जुड़े, जो किसान कल्याण के बारे में कहे गए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्मों को जारी करने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। Large scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer producer organizations, cooperatives and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए
न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया। National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. मोदी 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत, विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बजट हाइलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। बजट हाइलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस। आप देख रहे थे बजट हाइलाइट्स, जिस पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बजट में कौन से बड़े प्रावधान किए गए हैं। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आर्यन प्रताप सिंह के पास, जो कि बजट की बड़ी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में। आर्यन जी। शुक्रिया अजय। और निश्चित तौर से बजट पेश हो गया है। 2024 के बजट में क्या बड़ी बात है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, क्योंकि डिजिटल बजट वित्त मंत्री ने पेश किया और डिजिटली किस तरीके से क्या बड़ी बातें निकल के आई हैं। तो बजट की बड़ी बात में बात की जाए तो रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। ये बड़ी बात निकल के आई है, युवाओं के लिहाज से एक बड़ा मौका है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। ये बजट की बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। वित्त मंत्री के जो पिटारे से बात निकल के आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं की जाएंगी स्थापित, यानी कि दूर दराज के इलाकों तक लोगों तक सरकार पहुंचेगी इन पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को किया जाएगा पूरा। इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। ये बड़ी बातें जो बजट में वित्त मंत्री ने रखी हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए
लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया है और यह दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे पैसा पहुंचे इस दिशा में पूरी कोशिश की जा रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और यह अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने की कोशिश की जा रही है। नई योजनाओं के तहत एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन के प्रावधान का जिक्र वित्त मंत्री ने किया, यानी कि जो रोजगार ज्यादा पैदा करने की क्षमता एमएसएमई सेक्टर रखता है उसको प्रोत्साहन, एक संबल देने की कोशिश की गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, यानी कि छोटे कारोबार करने वालों को बड़ी राहत या कहा जाए दुगनी कर दी गई है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचा दी गई है। बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। 100 बड़े शहरों में साफ पानी और सैनिटेशन की व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए उस लिहाज से योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, यानी कि क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतरी से लागू किया जाएगा इन शहरों में। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों को बनाने का जिक्र होगा, क्योंकि 2 करोड़ घर पहले से बने हैं और टोटल 5 करोड़ की बात है, इसमें 2 करोड़ बन चुके हैं, 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ये भी जब अपने आप में घर बन रहे होंगे तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, क्योंकि सभी जरूरत की चीजों के लिहाज से डिमांड बढ़ेगी, उस लिहाज से सप्लाई बढ़ती नजर आएगी। महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में भी बदलाव की बात की है वित्त मंत्री जी ने, तो अपने आप में महिलाओं के लिहाज से बड़ी बात। और महंगाई को 4% तक लाने के प्रयास होगा, जो अभी थोड़ी सी ज्यादा है, हालांकि जो आरबीआई के नॉर्म्स है उसके तहत वो कहीं बनी हुई है, बट फिर भी उसको 4% से नीचे या ±2% जो रहता है उसके तहत लाने की कोशिश की जाएगी। बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ज्ञान का जिक्र लगातार बीजेपी करती रही और उस बात का फोकस बजट यानी आर्थिक सामाजिक नीतियों में भी देखने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए कुछ और बड़ी बातों की, तो आईबीसी संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए होगा एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच, और ये जो एक तरीके से कोशिश ये है कि जो सरलीकरण की व्यवस्था है उसको एक तरीके से डिजिटल फॉर्म के माध्यम से लोगों के लिए आसान बनाया जाए। 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की बात भी बजट की घोषणा में की गई है। युवाओं को बड़ी संख्या में मौका मिलेगा रोजगार के लिए और इंटर्नशिप के माध्यम से उनकी स्किलिंग भी होती नजर आएगी कि इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है, उस दिशा में वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का वायदा भी सरकार ने किया। बिहार को 41,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान है। ये लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था और पूर्वी भारत के राज्यों को कैसे विकास की मुख्य धारा में और तेज गति से आगे लाया जाए उस दिशा में ये कदम है। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन वित्त मंत्री ने अपने आज के बजट भाषण में किया है और ये दिखाता है कि कैसे ढांचागत बुनियादी विस्तार वहां होता दिखाई पड़ेगा। कैंसर की 3 दवाओं पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी, यानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच सके ज्यादातर लोग और उनका इलाज बेहतरी से हो सके, ऐसी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। बजट की प्रमुख बातों की बात की जाए तो सोना चांदी पर सीमा शुल्क 6% घट गया है। हिंदुस्तान में अब सोना चांदी सस्ता होगा, इसका मतलब यह है कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया गया है 6% तक। तो यह अपने आप में दिखाता है कि सोना चांदी हिंदुस्तान में अब सस्ता होगा। झींगे और मत्स्य उत्पादों पर भी सीमा शुल्क जो है वो घटा दिया गया है। इसका फायदा भी पूरे इस इंडस्ट्री को मिलता नजर आएगा और खासतौर से ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसका एक फायदा दिखाई पड़ेगा। झींगे और मत्स्य उत्पादों को फायदा होता दिखाई पड़ेगा। कृषि के लिहाज से अगर बात की जाए, किसानों के लिहाज से बात की जाए तो आप ट्रैक्टर घूमता हुआ देख सकते हैं कि कैसे ये एक तरक्की को आगे बढ़ाता है। अभी मौजूदा महंगाई दर में स्थिरता है, लेकिन उस स्थिरता के साथ में कैसे और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। खेती किसानी और किसान कृषि कल्याण को लेकर कई प्रकार की बातें और वायदे किए गए हैं इस बजट में भी। महंगाई को 4% तक लाने के हो रहे हैं लगातार प्रयास, क्योंकि महंगाई एक चुनौती बनी हुई है। जब अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ती है, खासतौर से खाद्य महंगाई को लेकर, उसको थोड़ा कम करने की और ज्यादा कोशिश होगी। ये सरकार लगातार आश्वासन देती नजर आ रही। बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस है। जिस ज्ञान का जिक्र GYAN का जिक्र करते हैं उसमें अन्नदाता किसान भी अपने आप में प्राथमिकता में शामिल है और वो नीतियों में साफ दिखाई पड़ रहा है। मुख्य फसलों के लिए उच्चतम MSP की घोषणा की गई है, जो लगभग लागत से 1.5 गुना ज्यादा जो लगातार सरकार कर रही है, उस प्रकार का प्रावधान लेकर सरकार इस बजट में भी आगे बढ़ती दिखाई पड़ती नजर आ रही है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल किस्मों पर जोर, यानी कि मौसम जिस प्रकार से बदल रहा है उस मौसम को ध्यान रखते हुए ऐसी किस्में हो जिस पे कम से कम प्रतिकूल असर पड़े, उसका फायदा किसानों को मिलेगा और देश के अन्न उत्पादन को मिलेगा। कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। आखिर किस प्रकार की तकनीक और किस प्रकार के बीजों के साथ में हम कृषि को आगे तकनीक से जोड़कर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं किसानों का, जिसमें फायदा हो। कृषि अनुसंधान के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट को एक तरीके से संबल दिया जाएगा। कृषि अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र
क्षेत्र को भी शामिल करने की बात की जा रही है, यानी कि जो पीपीपी मॉडल होता उस दिशा में भी, इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा कि खेती किसानी के लिए निजी क्षेत्र भी आगे आए। सरकार और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान की करेंगे देखरेख, और ऐसे में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जब कृषि को संबल प्रदान करेंगे तो शायद बेहतर और नतीजे दिखाई पड़ेंगे। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह आवंटन दिखाता है कि किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलेगा। 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर है, यानी कि अब हर एक पैमाइश उसका डिजिटलीकरण हो सके, एक साफ सुथरी व्यवस्था हो, किसी प्रकार का कोई एक कंफ्यूजन ना हो, उस पर भी जोर है। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च, और इसका विस्तार देने की बात की गई है। जो कि ऑलरेडी पहले से चला आ रही व्यवस्था, उसको और विस्तार देने की बात की गई है खेती किसानी और कृषि के लिहाज से। बजट में 2024-25 में रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर भी खासा फोकस दिखाई पड़ रहा है। इसका सीधा फायदा देश के युवाओं को, महिलाओं को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री का पैकेज है, क्या है? कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, और ये स्किलिंग को लेके लगातार कैसे हिंदुस्तान ह्यूमन रिसोर्स की एक कैपिटल बन सके, उस पर फोकस इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। स्किलिंग को लेकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम, यानी कि आपकी जो डिग्री है और आपका जो कौशल है उसके बीच का जो गैप है उसको खत्म करके आपको बाजार के तक बनाया जा सके, ये अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और हम सीधे इस वक्त रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से। वहां के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन आ रहा है, क्या कुछ वो कह रहा है ये आपको सुनाते हैं। के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट के बाद प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अपने आप में कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसका फायदा देश को मिलता हुआ नजर आएगा। हम जिक्र कर रहे थे बजट की बड़ी बातों का, तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 58% मिलना, यह दिखाता है कि जो सरल टैक्स व्यवस्था की गई है वो उसकी वजह से है। तो यानी जो सिंप्लीफिकेशन है उसका फायदा टैक्स कलेक्शन में भी मिलता नजर आ रहा। 2/3 से ज्यादा लोग अब नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, क्योंकि 2 व्यवस्थाएं चल रही थी, पुरानी और नई। अब जबकि नई टैक्स व्यवस्था को लोग ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें एक तरीके से फायदा भी अब लोगों को देने का सरकार ने प्रावधान किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 12.5% टैक्स होगा, यह सरकार ने इस बजट में प्रस्ताव किया है। तो अपने आप में लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन की जो बात है उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया 12.5%। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया। जो युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके ऊपर लगने वाला जो एंजल टैक्स है उसको खत्म कर दिया गया है। ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देता नजर आएगा। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% हो गया, जो ये दिखाता है कि 5% का फायदा कहीं ना कहीं वो मिलता नजर आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स के जो लोग, तमाम जो कंपनीज हैं, उनको फायदा होगा। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं से कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। इसका सीधा तरीके से कहने का मतलब यह है कि अब ये दवाएं सस्ती मिलेंगी उन रोगियों को जिनको कैंसर की इस दवा की जरूरत है। तो ये अपने आप में तमाम प्रकार के जो क्षेत्र हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बात की जाए किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पे फोकस नजर आ रहा है, तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं और कोशिश यही है कि देश के हर घर के ऊपर सोलर पैनल नजर आए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री की बात है, जो कि पहले 200 यूनिट के आसपास था। अब इसको 300 यूनिट तक करने का प्रावधान का जिक्र बजट में किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर देश एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन पे आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 14 लाख आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या लगातार आगे बढ़ती जा रही। रजिस्ट्रेशन करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। एनटीपीसी और बेल का